वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे 23 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंदर आप सभी को मिलने वाले 12 से 13 क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ये करंट अफेयर का पार्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि टीचर वैकेंसी, क्या बना जाए जूनियर, साथ ही एल टिकट या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या बैंकिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें तो सभी के लिए आवश्यक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया मिशन बैच एसबीआई क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर और भी कई इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मिलेगा मौका वीकली टेस्ट और साथ ही उनकी एनालाइज, कोर्स कंप्लीशन और साथ ही प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस है बढ़ा दी जाएगी। बिना वक्त जाया करें, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर के रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री, एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है 20, 21 या 22 या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शनों में से आप सभी को अपना जो राइट आंसर यहाँ पे बताना है। हाल ही में जो राइट अगर बात करें आंसर के बारे में, जो गणित दिवस मनाया गया है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 22 दिसंबर को। अब 22 को क्यों मनाया, आप सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ पे राष्ट्रीय गणित दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन अगर बात करें श्रीनिवास रामानुज की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष देश भर में रामानुज की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। आप सभी को पता होना चाहिए रामानुज के पास में विचारों का खजाना था, जिन्होंने 20वीं सदी के गणित को बदलकर एक नया आकार दिया था और ये विचार 21वीं सदी में गणित को आकार देते रहते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल भी रहा है। अगर बात करें इसके इतिहास के बारे में, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 26 फरवरी 2012 को भारतीय गणितीय प्रतिभा भाव श्रीनिवास रामानुज को 22 दिसंबर 1987 से 26 अप्रैल 1920 के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया था, तो ऐसे में उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आप सभी को नीचे जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी। नेशनल मैथमेटिक्स डे आप सभी को याद होना चाहिए, द मैन हु नो इन्फिनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 दिसंबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी का निधन हुआ है। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लेना, जिससे कि आप सभी को यहाँ से और भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री किसके रह चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का। साथ ही अगर बात करें राज्यसभा लोकसभा की, यहाँ पे एक बार चुने गए थे, तो उसका राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, दिग्गज कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा जी का कोविड-19 संक्रमण के कारण यहाँ पे निधन हो गया है। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में यहाँ पे की थी। ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए 1985 से लेकर 1988 तक, यहाँ पे साथ ही अगर बात करें 1989 से लेकर 11 महीने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। साथ ही 1993 से 1996 के बीच में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद भी संभाला। साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर एक बार राज्यसभा, साथ ही अगर बात करें एक बार लोकसभा सदस्य के रूप में भी यहाँ पे जो कार्य है वो कर चुके थे। उसी क्रम में आप सभी के सामने जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है, 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए, यहाँ पे 3 गोल्ड मेडल भारत की तरफ से जीते गए हैं। डिटेल में आप सभी को समझाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं।
भारतीय मुक्केबाजों ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में 2020 की अगर बात करें, 3 यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें 2 सिल्वर मेडल हैं और 4 ब्रॉन्ज भी हैं। तो टोटल अगर बात करें भारत की तरफ से यहाँ पर 9 पदक जीते गए हैं। भारत दूसरे स्थान पर रहा था, पहले पर जर्मनी था जिनकी तरफ से 16 पदक यहाँ जीते गए हैं। ऐसे में आप सभी को याद रखना है कि गोल्ड मेडल किस किसने जीता है। अगर बात करें अमित की तरफ से, अमित पंघाल ने जीता है 52 किलोग्राम में। मनीषा मौन की तरफ से 57 किलोग्राम में जीता गया है। अगर बात करें सिमरनजीत कौर की, तो 60 किलोग्राम में उन्होंने यहाँ पर जो गोल्ड मेडल है वो जीता है। सिल्वर अगर आपसे पूछा जाता है तो साक्षी चौधरी ने जीता था 57 किलोग्राम में। साथ ही सतीश कुमार ने 91 केजी के अंदर यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। साथ ही यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि 4 ब्रॉन्ज जीते गए थे, इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आयोजन किया गया था बॉक्सिंग कोलोन वर्ल्ड कप का, वो यूरोपीय बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पे याद रखना है कि यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? 2009 के अंदर हुई थी। साथ ही यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? फ्रैंको फोल्सिनाली हैं। तो ऐसे में अगर बात करें यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ का मुख्यालय कहाँ है? असीसी इटली के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। खेल मंत्रालय खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को यहाँ पे शामिल करने की जो मंजूरी है वो दी गई है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, 3, 4, 5 या 6। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 खेलों को शामिल करने की जो अनुमति है वो दी गई है। मैं आप सभी को 4 खेल दिखाना चाहूँगा कौन कौन से खेल हैं। तो पहले नंबर पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगी तलवारबाजी। ये अगर हम बात करें तलवारबाजी को, यहाँ गतका कहा जाता है पंजाब के अंदर। पंजाब से निकला यह खेल है जिसमें यह निहंग सिख योद्धाओं की तरफ से पारंपरिक युद्ध शैली जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। साथ ही अगर बात करें किलारी-पयट्टू, जो कि आपको देखने को मिलेगा केरल से इसकी उत्पत्ति हुई है। मलखंबा का जो आयोजन है मध्य प्रदेश और साथ ही महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है। और अगर बात करें थांग ता जो है एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है जो कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है चौथे नंबर पर। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं। पहले पे आपके पंजाब का, दूसरे पे अगर बात करें केरल का, तीसरे पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र और साथ ही अगर बात करें जो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने हो जाती हैं। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, साल 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आप सभी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लुईस हैमिल्टन। नीचे आप सभी के सामने उनकी जो इमेज है वो भी यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको याद होगा भारत के अंदर ही फॉर्मूला 1 जो हुई थी उसके अंदर ही विजेता रहे थे। अगर बात करें इंडियन भी थे लेकिन उनकी जो रैंक थी वो काफ़ी नीचे रही थी। किस ईयर हुई थी अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता देना, लेकिन क्वेश्चन तो शायद नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें इसके बारे में, फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुईस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो जीता है। यह दूसरा मौका है जब उन्होंने यहाँ पे जो अवार्ड है वो जीता है। इससे पहले 2014 के अंदर भी उनकी तरफ से पुरस्कार जीता जा चुका है। तो सारी जानकारी आप सभी को इसके बारे में रखनी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड या वीज़ा डेबिट कार्ड या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही एनपीसीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। मैं आप सभी को इमेज के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी रहा है। तो ऐसे में आप सभी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी होगी भी और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाता है। लेकिन एनपीसीआई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग के साथ में रुपए सिलेक्ट नामक संपर्क रहित डेबिट कार्ड एक यूनिट वर्जन है लॉन्च किया गया, जो कि सेंट्रल बैंक रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आप सभी को बता दूं इसको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आप सभी को इसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर बात करें एनपीसीआई के बारे में तो इनके जो एमडी और साथ में सीईओ हैं वो कौन है? दिलीप जी हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 2008 की हुई थी। एनपीसीआई की हम बात करें, है ना, तो आपको याद रखना है। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर? ये भी मुंबई के अंदर है। अगर बात करें सीईओ कौन है? पल्लव जी हैं, पल्लव जी महापात्र, आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें स्थापना कब हुई थी तो 21 दिसंबर 1911 के अंदर हुई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो दोनों चीज़ें आप सभी को यहाँ पे याद रखनी है। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आता है भारत जापान 6वें
सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना, राजनाथ जी, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत जापान संवाद सम्मेलन 2020 के छठे संस्करण को संबोधित किया है। इस संवाद सम्मेलन के अंदर अगर बात करें, जो उद्देश्य था वो एशिया को अहिंसा, साथ में लोकतंत्र की परंपरा को सकारात्मक प्रभाव एशिया पर भविष्य के निर्माण की आवश्यकता विचार विमर्श करना था। उसी को लेकर आपको यहाँ देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे बात जापान की हुई है, तो जापान के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। राजधानी क्या है? टोक्यो है। राष्ट्रभाषा क्या है? जापानी है। साथ ही आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए, जिससे कि आपके कोई पूछा जाए तो आप लोग जवाब दे पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जापान की जो राजधानी वो टोक्यो तो है ही, लेकिन अगर सबसे बड़ा नगर पूछा जाता है तो वो भी यहाँ पे आपको टोक्यो ही बताना है। प्रधानमंत्री के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना, सुगा के नाम से याद रखना, जिससे कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं, शॉर्ट फॉर्म में याद रख लिया करो। अगर बात करें योशीहिडे सुगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विधानमंडल आप सभी को पूछा नहीं जाएगा, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी से पूछा गया है। तो ABCD में से आप सभी को यहाँ आंसर बताना है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि निर्मला सीतारमण, जैसा कि आप सभी को बताए, और साथ ही अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी के बारे में, लेकिन यहाँ पे B और C के अंदर प्रकाश जावड़ेकर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर इनका जो प्रकाश है वो हमने ले लेना है और इसको मिलाकर इनका पूरा नाम बन जाएगा। ये टाइपिंग एरर होगा, इसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज कुछ ज़्यादा ही टाइपिंग एरर हुए थे जिनको हमने शॉर्ट आउट कर दिया था, लेकिन एक रह गया है ना। तो इसके बारे में आप सभी से पूछा गया था, तो यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है बिल्कुल सही तरीके से, जिससे कि आप सभी को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इसका बिल्कुल राइट आंसर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आप सभी को पता होना चाहिए, उनकी तरफ से यहाँ पे लॉन्च की गई है। भारत में तेंदुओं की जो रिपोर्ट है वो देखने के लिए मिली है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, ठीक है। साथ ही अगर बात करें 2014 के बाद से 4 वर्षों में भारत की जो तेंदुओं की आबादी बढ़ी है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि आप बताइए कितने % आबादी बढ़ी है। तो यहाँ पे उसका आप सभी को आंसर देना है कि लगभग 60% के आसपास की जो आबादी है वो बढ़ गई, जो कि एक अच्छी खबर है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2014 में किए गए 7,910 के पिछले अनुमान की तुलना में 2018 में भारत के तेंदुओं की संख्या लगभग 12,852 देखने के लिए मिली है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात करें राज्यों के अंदर, क्रम से 3,421, अगर बात करें कर्नाटक के अंदर 1,783 और साथ ही महाराष्ट्र के अंदर 1,683 संख्या के साथ दूसरे स्थान पर देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पे याद रखना सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है। तो बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी के सामने हो जाती, करंट अफेयर से संबंधित पूछी भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत और साथ में अगर बात करें डैश के नेताओं के बीच में वर्चुअल समिट 2020 का आयोजन हुआ है, किसके साथ में हुआ आप सभी कमेंट करके बताइए। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ABCD आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी के सामने हो जाएगा वो हो जाएगा वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम का आप सभी से यहाँ पूछा गया है, तो वियतनाम के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को इसके बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पर दे दे जो समिट देखने के लिए मिला है। किस किस के साथ में हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में समाजवादी गणतंत्र वियतनाम के साथ में प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक, एक बार फिर से बताना चाहूँगा, गुयेन जुआन फुक के साथ में संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत वियतनाम वर्चुअल समिट को संबोधित किया है। शिखर सम्मेलन के दौरान भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक रणनीति साझेदारी के मार्गदर्शन करने के साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक समस्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संयुक्त दृष्टिकोण को लेकर यहाँ पर दस्तावेज को अपनाया गया है। तो वियतनाम की आप सभी को राजधानी याद रखनी हनोई है। साथ ही अगर बात करें राजभाषा क्या है, वियतनामी है। बस इतना ही आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, भारत की अगर बात करें, भारत सरकार के नए विद्युत नियम 2020 का संबंध किससे आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। उपभोक्ता के अधिकार, सरकार के अधिकार या बिजली खपत बचाने के लिए। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता का अधिकार, ऑप्शन नंबर A। तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से RK सिंह के द्वारा नए विद्युत
जो नियम बनाया गया जो कि उपभोक्ताओं के लिए है, जिसका नाम है विद्युत नियम 2020 लागू किए गए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये बिजली के नए नियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएंगे, क्योंकि यह नियम इस मान्यता से निकले हैं कि विद्युत प्रणाली प्रयोगशालाओं के लिए जो सेवा है वो देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया कि ये नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों के वितरण के लाइसेंसधारियों के अधिकार प्रदान करते हैं। वितरण के बारे में यहाँ पर उनका कहना है कि 24/7 की जो बिजली आपूर्ति करेगा। हालांकि आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों में जहाँ पे थोड़ी सी जो घंटों की कमी वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बस उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, प्रधानमंत्री मोदी डैश के लिए करेंगे सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है किसके लिए करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ बदलाव आपको यहाँ देखने के लिए मिले हैं। अब राज्य तो रहा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को समूचे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना शेष 1 करोड़ आबादी को कवर करेगी, जिनमें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के माध्यम से आप सभी को, जैसा कि नीचे देखने के लिए बता देंगे, कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था। तो उसी क्रम में अगर बात करें, योजना के तहत जो जेएनके के लिए 30 लाख लोगों को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को सेहत योजना शुरुआत करने के बाद जेएनके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने वाले देश में पहले स्थान पर होगा। समूचे केंद्र शासित प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसी दिन गोल्डन कार्ड का वितरण भी शुरू करा जाएगा। लगभग 16 लाख पंजीकरण आज तक किए गए हैं, बाकी लाभार्थियों को पंजीकरण लगातार जारी हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, आप सभी से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी हैं। तो ऐसे में नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हमारी तरफ से आप सभी से पूछा जाता है एक क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको आंसर बताना होता है। तो इसके बारे में कुछ अभ्यर्थियों ने बताया था कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। राइट आंसर था फूको ने। साथ ही अगर बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसमें आप सभी को बताना है 20वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। साथ ही इसके बारे में आपको फुल फॉर्म भी बतानी है IORA की। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया मिशन बैच SBI क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर और भी कई इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मिलेगा मौका वीकली टेस्ट और साथ ही उनकी एनालाइज, कोर्स कंप्लीशन और साथ ही प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की जो फीस है बढ़ा दी जाएगी। बिना वक्त जाया करें, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर के रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री, एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट, जो कि ऑलरेडी अप्लाइड होगा।